Hey guys, welcome back to the channel Answer Writing by Twinkle for UPSC. Here we discussing daily answer writing on current affairs with static subject linking. बहुत सारे स्टूडेंट को मेनली न्यू एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग में जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी जब भी हम डेली एक आंसर लिखने का ट्राई करेंगे तो हमारा जो कंसिस्टेंसी अगर अच्छे से रहेगा तो हमें आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बूस्ट होता जाएगा। तो without wasting our time, we will starting our session. Today's question is based on the India-US relationship. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे. Despite growing strategic engagement, economic and trade dispute remain a recurring challenge in India-US relation. Discuss with example. आज का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है 150 वर्ड्स में. हिंदी में भी रीड कर लेते हैं. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बावजूद आर्थिक और व्यापारिक विवाद एक सतत चुनौती बने हुए हैं. उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए. अभी आपको तो पता ही है कि यूएस ने इंडिया पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं और उसमें और पॉलिसी चेंज किया है हमारा जो वीजा रहता है H1B वीजा का। तो मोस्टली हम ये टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और प्रीवियसली 2019 में भी थोड़े चेंज किए गए थे, उसको भी हम देख लेंगे। फर्स्टली we will divide our question in three parts: introduction, body and conclusion. Let's move to the next slide. इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम वो पॉइंट्स ऐड करेंगे जो करंट कंटेक्स्ट में है इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में. ओके, इंडिया यूएस रिलेशंस once viewed as a pillar of global strategic partnership built on shared democratic values and converging geopolitical interests have entered a phase of acute strain in 2025. Recent months have seen imposition of punitive US tariffs totaling 50% on wide range of Indian exports as well as substantial tightening of H1B visa rules, रिवर्सिंग डिकेट्स ऑफ बायलैटरल प्रोग्रेस. अभी जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है तब से उन्होंने बोला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो इसके आधार पे उनकी जो कंपनीज है उनको लॉस हो रहा था इंडियन इंपोर्ट्स की वजह से, क्योंकि जो इंडियन इंपोर्ट गुड्स रहता है वो एज कम्पेयर टू अमेरिकन गुड्स से थोड़ा लो प्राइस में बिक जाता है. तो ये एक रीजन दिया है ट्रम्प सरकार ने. इसके लिए उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ एंड 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है इंडियन इंपोर्ट्स पे. मतलब हुआ कितना, 50% टैरिफ लगाया है इंडिया पे. उसके बाद में उन्होंने किया ऐसा कि H1B वीजा का रूल्स भी चेंज कर दिया. 2019 में भी उन्होंने वो चेंज किया था एंड उन्होंने अभी भी $100,000 का एप्लीकेशन फीस लगा दिया है H1B वीजा पर. तो इतना हम यहाँ पे ऐड करेंगे. Body structure of our answer. Challenges. Here we will discussing India-US relationship challenges. First है US tariff on Indian goods. US imposed steep sweeping tariff on Indian imports starting with a 25% reciprocal tariff जैसे कि मैंने आपको बताया and additional 25% penalty जो कि टोटल होता है 50%. मतलब अब इंडिया के ऊपर 50% चार्जेस टैरिफ लग चुका है. और यूएस ने उसका रीजन ये बताया है कि इंडिया कंटिन्यूअसली रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, इसके लिए हम ये टैरिफ लगा रहे हैं. दिस टैरिफ आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेड स्टैंड ऑफ विद द यूएस एमिंग टू pressurize India to align more closely on geopolitical matter, notably on issues like sanctioning Russia, while India asserts its policy of strategic autonomy. यूएस का ऐसा मानना है कि अगर हमने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं तो इंडिया ने वहां से ऑयल खरीदना नहीं चाहिए और यूएस को सपोर्ट करना चाहिए जियोपॉलिटिकल मैटर्स में. लेकिन इंडिया का ऐसा मानना है कि हम ये सब हमारे पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसका पॉपुलेशन हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड. तो हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमें ये स्टेप लेने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट है H1B visa policy issues. The US has tightened eligibility and processing fees $100,000 for H1B visas in current year. अभी हुआ ऐसा है कि यूएस ने इसके ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है. उन्होंने किया ऐसा है कि जो भी हमारे प्रोफेशनल्स रहते हैं उनको यूएस में वर्क करना होगा तो उनको H1B वीजा निकालना पड़ता है. उसके लिए उन्होंने अभी प्रोसेसिंग फीस कर दिया है $100,000. तो
ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे प्रोफेशनल के लिए, और ये हमारा एक डिसएडवांटेज बन सकता है। नाउ हियर इज द थर्ड चैलेंज बिटवीन इंडिया यूएस रिलेशन, विड्रॉल ऑफ जीएसपी बेनिफिट्स। US decision to remove India from its generalized system of preference program has been major point of contention। अभी हुआ ऐसा है कि यूएस चलाता है जीएसपी प्रोग्राम। उसके अंतर्गत होता ऐसा है, इस प्रोग्राम में जो जो कंट्रीज लिस्ट में रहते हैं उनको इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस मिल जाता है यूएस मार्केट में। लेकिन यूएस ने क्या किया, रिमूव कर दिया इंडिया को फ्रॉम दिस लिस्ट। अभी ये हुआ 2019 में था, और उसका रीजन यूएस ने ऐसा बताया था कि इंडिया यूएस के जो प्रोडक्ट है उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे रहा है इंडियन मार्केट में। इसके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। Dispute over intellectual property rights, particularly concerning pharmaceuticals, have been recurring irritant. Example, India's patent laws has placed India on its priority watch list for IPR protection, citing concerns over India's patent laws, which allow for compulsory licensing and have been criticized for not providing adequate protection for pharmaceutical innovation. India maintains that its laws are designed to ensure the availability of affordable generic medicines for its large population। अभी इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई यूएस की कंपनी इंडिया में बेस्ड है, उन्होंने कोई इनोवेशन किया, इनोवेशन करने के बाद में जो भी मेडिसिन वो मार्केट में लाएंगे, अभी इनोवेशन करने के बाद में वो जो फॉर्मूला रहता है उसके ऊपर 5 ईयर और 10 ईयर का पेटेंट मिल जाता है। लेकिन उसके बाद में वो फॉर्मूला को उनको पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक मतलब जो भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी रहेगी और दी प्राइवेट कंपनी रहेगी इंडिया की, तो उनको वो फॉर्मूला बताना पड़ेगा। उसके आधार पे होगा ऐसे कि वो फॉर्मूला में कुछ तो चेंजेस करके हम जेनेरिक मेडिसिन रेडी कर सकते हैं, जो कि अफोर्डेबल भी रहेगा। मतलब कि जो भी दूसरी कंपनी होगी उस पे जो काम करेगी उसको इनोवेशन करने की, आर एन डी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली वो मार्केट में लेके आ सकते हैं विद सम चेंजेस। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हमें जेनेरिक मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बताया गया है यूएस की तरफ से कि उनको, उनके जो कंपनीज है उनको आईपीआर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है। Now, here is the fifth challenge between India-US relation, market access and non-tariff barriers। अभी यूएस का ऐसा मानना है कि जो भी यूएस के डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडिया में सिंपली नहीं आ सकते। उसके ऊपर इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा के रखे हैं, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट यूएस से मंगाएंगे वो जिस भी एनिमल से प्रोड्यूस हुआ होगा, उस एनिमल ने ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए जो कि हमारे कल्चर एंड रिलीजन को सेंसिटाइज करे। इसके लिए हमने वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। इसलिए यूएस इसको एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी मानता है इंडिया की। और नेक्स्ट है, मतलब इसमें ही सेकेंड एग्जांपल हम मान सकते हैं मेडिकल डिवाइस एंड ई कॉमर्स। यूएस हैज आल्सो वॉइस कंसर्न ओवर इंडियाज प्राइस कैप्स ऑन मेडिकल डिवाइस लाइक स्टेंट एंड नी इम्प्लांट। अभी इंडिया में जो स्टेंट एंड नी इम्प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे कम प्राइसेस पे हो जाते हैं, लेकिन यूएस में वो बहुत सारे कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इससे होता क्या है, जो कि यूएस की कंपनी है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। ये भी एक चैलेंज है बिटवीन both countries. Now, last is the conclusion. The ongoing tariff and H-1B dispute thus underline that strategic engagement does not automatically translate to economic harmony, and both nations must continue managing this recurring irritant to preserve the broader partnership। दोनों countries को उनका broader partnership को preserve करना है, तो उनको जो भी ongoing dispute चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो solution निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। strategic level पे उन्होंने एंगेजमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही डिस्प्यूट चलता रहा तो बोथ कंट्रीज की इकोनॉमी को हार्मफुल हो सकता है। आज का डिस्कशन यहाँ पे ही खत्म होता है। एंड हियर इज द कोट, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। इफ you like the video, please subscribe the channel, like it and comment on it. If you have any question to write upon it, then comment me in the
कमेंट बॉक्स। कल मिलेंगे, तब तक के लिए वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। थैंक यू, बाय बाय।